नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज। और आप सभी को पता है अभी तक इस बुक में हम अपने 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको पता है जैसे कि इस बुक का नाम है भारत की खोज, तो ये बुक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा और इसमें भारत के संपूर्ण इतिहास के विषय में बताया गया है। और जैसे हमने अभी तक 6 अपने अध्याय जो है कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं, तो हमने 6 के 6 अध्यायों में लगभग शुरुआत से लेकर कि किस तरह से उन्होंने इस बुक को लिखना शुरू किया और किस तरह से यहाँ पर क्या क्या चीजें उन्होंने इस बुक में बताई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो अपना चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, वो था अहमदनगर का किला। यानी कि जहां से उन्होंने इस बुक को लिखना शुरू किया था, जहां पर उन्होंने इस बुक को लिखा था, पूरी एक सिचुएशन बताई थी कि किस तरह से, किन परिस्थितियों में, जब वो 9वीं बार जेल यात्रा पर थे, उस टाइम पे उन्होंने इस बुक को लिखा था। और पूरी परिस्थितियां बताई थी कि किस तरह से वो वहां पर क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था खेती करना, फूल उगाना या वहां पर बागवानी करना, तो लिखते भी थे लेकिन साथ में ये काम भी करते थे। लेकिन जब वहां पर बागवानी करने के लिए मना कर दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने कलम हाथ में उठाई और किन परिस्थितियों में लिखा, क्या क्या सिचुएशंस थी, कैसे कैसे, कितना टाइम उन्होंने वहां पर बिताया, वो सारी चीजें उन्होंने इस पहले अध्याय में बताई थी। उसके बाद था यहाँ पर सभ्यताओं का विकास, सभ्यता विकास, जिसमें विभिन्न जो अलग अलग सभ्यताएं हैं, जैसे हमने यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो कैसे सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ और कैसे वो सभ्यता संस्कृति जो है आज 5000 वर्षों बाद भी यहाँ पर चली आ रही है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई थी। क्या कुछ उस टाइम पे मिला था, क्या उन सभ्यताओं की खुदाई के दौरान यानी कि वहां पे मिला। और उन्होंने कहा कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनमें अब तो पूरे के पूरे नगर बस चुके हैं। जैसे उन्होंने पंजाब से लेकर जो एक एरिया बताया था कि इन जगहों की खुदाई नहीं हो पाई थी और अगर होती उस टाइम पे तो शायद और भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। उसके बाद थर्ड चैप्टर था युगों का दौर। उसके बाद हमारा जो फोर्थ चैप्टर था उसमें हमने नई समस्याओं के बारे में पढ़ा। फिफ्थ चैप्टर हमने पढ़ा था यहाँ पर और भी अलग अलग जो सेकंड चैप्टर था वो था तलाश, थर्ड चैप्टर था युगों का दौर, फोर्थ चैप्टर था हमारा नई समस्याएं। और इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी। और हमारा जो लास्ट सिक्स्थ चैप्टर था उसमें था हमारा अंतिम दौर। यानी कि अब देखिए, यहाँ तक आते आते हमने पहली शताब्दी से लेकर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, हर एक शताब्दी में क्या कुछ हुआ, किस तरह से वेद, पुराण, उपनिषद, किस तरह से जो ये काव्य हमारे हैं, जो हमारे महाभारत, रामायण, ये जो हमारी लिखी गई है, तुलसीदास, कबीर दास, ये जो आए, सबके बारे में हमने यहाँ पर जाना। और किस तरह से अब हम अंतिम दौर, एक लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने जाना था जब हमारा देश पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन हो चुका था। यानी कि यहाँ पर हमने बताया था कि ये समस्या, क्योंकि इस बीच जो है 1800 तक, यानी 1800 तक भी हमारे देश में बहुत सारे आक्रमण हुए, आर्यों का आना हमने पढ़ा था जैसे शुरुआत में, और भी बहुत सारे जो लोग आए, मंगोल आए, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग धर्म हमारे यहाँ पर आए। और उसके बाद तो बहुत सारे आक्रमण भी हुए जो हमारे देश की बहुत सारी संपदा को लूट कर ले गए। यहाँ के बहुत सारे जो मैंने आपको बताया था शिक्षा से जुड़े जो हमारे ग्रंथ थे उनको लेकर चले गए। और बहुत एक तरह से तख्त भी जो एक तरह से दिल्ली का था उस पर भी हमला हुआ था। तो बहुत सारी चीजें हुई थी, काफी कुछ चीजें हमारे भारत ने झेली थी और सबसे ज्यादा झेला था हमारे उत्तर भारत ने। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ी। और लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि जो नई समस्याएं चैप्टर था कि उसमें 4 लोग ऐसे थे जो लास्ट में भारत पर एक तरह से अपना संपूर्ण अधिकार चाहते थे, भारत पर एक तरह से अपना राज चाहते थे। तो जिनमें से फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे और मराठा थे और आपका नीदर शाह था। ये सारे यहाँ पर थे
तो नीदर शाह ने बहुत सारे आक्रमण यहाँ पर किए और उसके बाद किस तरह से अंग्रेजों ने सबको हराकर लास्ट में 1770 से शुरुआत में बंगाल और बिहार को जीतकर किस तरह से यहाँ पर अपना धीरे 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 अधिकार करना शुरू किया, जितने हमारे भारतीय राजा थे। और फिर हमने लास्ट जो हमारा सेशन था अंतिम दौर एक, जो हमने चैप्टर पढ़ा था 6 चैप्टर, उसमें हमने पूरा 18वीं शताब्दी के बारे में पढ़ा था और 18वीं शताब्दी में क्या कुछ हुआ था वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, किस तरह के परिवर्तन आए, किस तरह के चेंजेस आए, वो हमने यहाँ पर पढ़ा था। और कितनी क्रांतियां हमारे देश में हुई और कितने क्रांतिकारी हमारे देश में हुए, कितने सारे लोगों ने सबके अंदर एक तरह से अब जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक तरह से विरोध की भावना किस तरह से जगी, कैसे यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और कैसे शिक्षित लोगों के अंदर जो विचार हैं उनमें परिवर्तन आया। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में अंतिम दौर 1 हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था। तो अब तक मैंने आपको शुरुआत से लेकर अभी तक का पूरा पूरी की पूरी ये बुक जो है रिवाइज करवा दी है। आप घर पर इसे पढ़ें, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। और यहाँ पर एक बार समझें, फिर घर पर रिवाइज करें, कहीं पर कोई डाउट लगता है तो वो भी क्लियर करें। तो आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा चैप्टर है 7th, जिसका नाम है अंतिम दौर 2। देखिए कई बार होता है बच्चों ने पिछला नहीं पढ़ा होता है और वो सेशन में यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है, इसीलिए हम अपना पिछला सेशन रिवाइज करते हैं कि क्या कुछ हमने अभी तक पढ़ा है, ताकि आप रिलेट कर पाए कि उससे आगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट जो हमने पढ़ा था यहाँ पर हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा था, विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा था और हमने यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ा था। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी कि किस तरह से जो ये लोग थे ये किस तरह के थे, ये पुराने और नए दोनों तरह के। जैसे विवेकानंद जी के बारे में हमने पढ़ा कि वो अंग्रेजी साहित्य को भी बहुत अच्छे से पढ़ते थे और अपने प्राचीन जो ज्ञान था, प्राचीन सभ्यता जो हमारी संस्कृति थी उसका भी बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, उसको भी बहुत ज्यादा मानते थे। तो ये लोग कैसे थे, एक मिश्रित विचारधारा के थे कि पुरानी चीजें भी इनको पता थी और नए से भी ये जुड़े हुए थे, नई चीजें भी ये जानते थे। तो इससे काफी ज्यादा परिवर्तन आया। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बारे में बताया था कि किस तरह से उनके विचार जो है बहुत ज्यादा विपरीत थे, बहुत ज्यादा अलग थे, लेकिन वो दोनों काम एक ही कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा अगली जो हमारी हेडिंग है, अगला जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद। अब देखिए टॉपिक का नाम क्या है, राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद। राष्ट्रीयता क्या होती है, राष्ट्रीयता होती है अपने देश के प्रति निष्ठा, अपने देश में जो नियम बने हैं उनका आदर करना, उन नियमों के अनुसार चलना, या यानी कि पूरी तरह से देश के प्रति अपना समर्पित होना। साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद यानी कि जब हम किसी दूसरे देश की सारी चीजों पर अपना क्या कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। तो इन दोनों में ही यहाँ पर क्या हो रही थी, एक तरह से भिड़ंत हो रही थी। राष्ट्रीयता किसके अंदर थी, जो हम भारतीय हैं हमारे अंदर, और साम्राज्यवाद कौन चला रहा था, ब्रिटिश शासन। अब मध्य वर्ग की बेबसी यहाँ पर बताया गया था। देखिए लास्ट सेशन में यहाँ पर मध्य वर्ग के बारे में भी काफी कुछ चीजें बताई गई थी और सबने मध्य वर्ग के ही उत्थान के लिए काम किया था। आपने देखा काफी सारी चीजें हमने इस बारे में पढ़ी थी। तो मध्य वर्ग की बेबसी के बारे में बताया है और गांधी जी का आगमन किस तरह से इसमें हुआ, वो सारी चीजें बताई गई है। तो अब देखिए पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ, राजनीति उतार पर थी। जो पहला विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो राजनीति जो थी उतार पर थी बहुत ज्यादा, क्योंकि विश्व युद्ध था, बहुत सारे देश जो है आपस में लड़ रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो एक तरह से राजनीतिक ढांचा जो है डगमगा गया था और वो उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गरम दल और नरम दल में विभाजन और युद्ध काल में लागू किए गए नियम और प्रतिबंध। अब देखिए कोई भी चीज जो है
हमने कहा सबसे एक पहले से लाइन में आपको बताती हूँ कि एकता में शक्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा एकता में शक्ति होती है, लेकिन जब हम क्या हो जाते हैं किसी चीज के लिए अलग अलग, अब यहाँ पर जो परिस्थितियां थी इसमें हमें अलग होने की नहीं, साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी उसका तथाकथित गरम दल और नरम दल इन दोनों में विभाजन हो गया, और युद्ध काल में जो नीतियां बनाई गई थी, जो नियम बनाए गए थे, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उनके कारण राजनीति उतार पर थी। अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति की बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया। अब देखिए, कहीं पर भी अगर युद्ध शांत होता है तो युद्ध शांति के बाद क्या होता है, युद्ध अगर शांत हो रहा है तो उसके बाद देश में शांति होनी चाहिए, एक तरह से राहत होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट चीजें हुई, दमनकारी कानून बन गए, पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया, जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। अब देखिए, दमनकारी कानून यानी कि किसी भी चीज को, कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसको क्या करना है, दबा देना, उसको होने नहीं देना है। देश की प्रगति के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश में शांति के लिए, तो उसको क्या कर देना है, दबा देना है। तो दमनकारी कानून हुआ और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। जनता में अपमान, क्योंकि अब देखिए इतने टाइम के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ था तो जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। और ऐसे समय में जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, ऐसे समय में जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, पौरुष यानी कि जो एक अपना एक घमंड होता है, एक अपना इंसान का, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो एक एक सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, तो उस चीज के लिए यहाँ पर जब उसको पूरी तरह से कुचला जा रहा था, शोषण की लगातार निर्मम प्रक्रियाओं से हमारी गरीबी बढ़ रही थी। जिस तरह से जो ब्रिटिश शासन अपना राज करता था, मैंने आपको क्या बताया था, जमींदारी उन्होंने शुरू कर दी थी, ठीक है ना, जमींदार प्रथा उन्होंने शुरू कर दी थी। एक व्यक्ति को उन्होंने जमींदार बना दिया था और लोगों को थोड़ा थोड़ा जमीन दे दी थी, और वो क्या करता था, किसानों को कर्ज देता था और उनसे बहुत ही ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, बहुत कर वसूला जाता था, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि किसानों की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, बहुत बद से बदतर हो गई थी। तो ऐसे में गरीबी जो है बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी, क्योंकि इंसान के पास यदि खाने के लिए नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, और कैसे वो जीवित रह पाएगा। तो एक टाइम के बाद तो या तो वो स्वयं मृत्यु को अपने गले लगा लेगा, या फिर इसी तरह से तड़प तड़प कर मर जाएगा। किसान वर्ग जो था वो दब्बू और भयभीत था। किसान वर्ग जो था उस टाइम पे बहुत ज्यादा दब्बू और भयभीत था। क्यों था? क्योंकि ये सब जमींदारी के कारण था। यानी कि जमींदार जो लोग थे वो क्या करते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी की सारी जमीन उनके अधीन थी और थोड़ा बहुत किसानों को दिया जाता था। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे हमने बताया था कि जमीन जो है बेचने और खरीदने की वस्तु बन गई थी, तो उस टाइम से ही ये सारी चीजें शुरू हुई थी। तो अगर आपको जमीन खरीदनी है तो आप पैसे देंगे, और अगर आपको उस पर खेती करनी है तो भी आप पैसे देंगे, और उसके बाद जो आपकी खेती हो जाती है तो उसका भी आप कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने लगा दी थी। तो किसान वर्ग बहुत ज्यादा दब्बू और भयभीत हो गया था। कारखाने के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। जो कारखाने में मजदूर थे उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। यानी कि एक तरह से देश को गरीब बनाया जा रहा था। देश में लोगों को एक तरह से ऐसे किया जा रहा था कि वो कभी अपनी आवाज ना उठा पाए, वो अपने बारे में ना कह पाए, अपने देश के बारे में ना कह पाए। और जो मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाश दीप हो सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। अब जो मध्य वर्ग था, देखिए, एक था निम्न वर्ग जो तो बिल्कुल दबा हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। लेकिन जो मध्य वर्ग के बुद्धिजीवी लोग थे वो इस सर्वग्रासी अंधकार यानी कि जो सब चीज को निगल लेने वाला हो, यानी कि सब अच्छाइयों को खत्म कर देने वाला हो, ऐसे सर्वग्रासी अंधकार के आकाश दीप हो सकते थे। आकाश दीप यानी कि उस
सर्वग्रासी अंधकार में एक प्रकाश की किरण हो सकते थे, लेकिन वो भी इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। अब देखिए, क्योंकि उनको थोड़ा मध्य वर्ग जो था वो थोड़ा सा जोर लगा सकता था, वो आगे बढ़ सकता था, वो इस चीज को दूर कर सकता था, वो इस अंधकार में एक रोशनी बन सकता था, लेकिन वो खुद इस सर्वव्यापी उदासी में स्वयं भी डूबा हुआ था। और तब हुआ गांधी जी का आगमन, और वो एक ताजा हवा के झोंके की तरह आए, जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने योग्य बनाया। और इस परिस्थिति में ही गांधी जी आए और उन्होंने हमें ऐसा बनाया, जैसे होता है ना कि कोई इंसान बिल्कुल थक कर चूर हो गया है और अब उसमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं कि वो उठ सके, तो ऐसे में वो ताजी हवा की झोंक बनकर आए और जैसे जिसने चारों तरफ फैलकर जो ऐसे इंसान थे, जो उदास थे, जो हताश थे, जो निराश थे, उनमें क्या की गहरी सांस लेने योग्य उन्हें बताया कि हाँ, एक आशा की किरण बनकर वो आए और ऐसा लगा कि हाँ, अब कुछ पॉसिबल हो सकता है। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो साक्षात ऊपर से आए थे, भगवान ने उन्हें भेजा था। वो स्वयं भारत की करोड़ों आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे, लगातार उनकी सोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ। तो उन्होंने क्या कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ। और यहाँ पर क्या बताया कि तुम सब जो उनके शोषण के सहारे, अब देखिए पीठ से उतर जाओ, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी चीज को, आपने देखा होगा जो मटकी ऐसे टंगी हुई रहती है, तो हम क्या करते हैं, एक की पीठ, एक इंसान रहता है, इस तरह से बनाते हैं ना लोगों का झुंड, और फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह से। तो ये क्या है, हमें ऊपर पहुंचाने का एक रास्ता है। तो यहाँ पर ऊपर उठने का रास्ता जो था वो गरीबों की पीठ थी, वो किसानों की पीठ थी, वो कारीगरों की पीठ थी, वो मजदूरों की पीठ थी। तो उन्होंने कहा कि तुम इन मजदूरों की, इन किसानों की पीठ से नीचे उतर जाओ, यानी कि हमारे जो कमजोर वर्ग है उसको और मत दबाओ, उसके ऊपर उस पर शोषण करके, उस पर अत्याचार करके तुम आगे मत बढ़ो। तो तुम सब जो उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो। यानी कि जिस तरह की ये व्यवस्था बनी हुई है कि किसानों के का शोषण करके ही, निम्न वर्ग का शोषण करके ही, मजदूरों का शोषण करके ही जो तुम यहाँ तक पहुंचे हो, इस तरह की व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दो। इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है, ये क्या है, इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उसमें से ज्यादातर बातों को आंशिक रूप में माना और कभी कभी बिल्कुल नहीं माना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उस टाइम पे उनकी जो बातें हैं वो हमने कहीं कहीं पे मानी और कहीं आंशिक रूप से, यानी कि बहुत थोड़े से रूप में मानी, और कहीं कहीं पे तो हमने बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन यह एक गौण बात थी और उनकी शिक्षा का सार था, निर्भयता और सत्य इनसे जुड़ा हुआ है कर्म। निर्भयता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ है कर्म, सबसे बड़ी चीज है। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे। वो देखते थे कि जो हमारे देश की आम जनता है उसको कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, जनता हमेशा खुशहाल होनी चाहिए। और इस तरह से, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय। अगर जब तक आप ब्रिटिश शासन के अधीन हैं तब तक सबसे अधिक जो प्रबल एहसास हमेशा दिल में रहता था वो था भय, क्योंकि उनमें कोई भी किसी भी भारतीय के प्रति कोई भी ना तो कोई प्रेम था, कोई रिस्पेक्ट थी, ना कोई भी चीज ऐसी नहीं थी। उनको जहां पर जिस तरह की चीज अच्छी लगती थी वो अपने मन की करते थे। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसान है तो किसानों में वो किसी भी तरह से उसका पूर्ण रूप से शोषण करने के लिए तैयार रहते थे। अगर उसने कर नहीं दिया, तो अगर उसने टैक्स नहीं दिया तो उसके खेत बिकवा देते थे, उसके घर बिकवा देते थे, उसके गाय भैंस बिकवा देते थे, और इस तरह से भूख प्यास से तड़प तड़प कर वो मर जाता था। तो देखिए, उनकी व्यापक दमनकारी दमघोटू भय
सेना का भय कि किस टाइम पे पुलिस वाले आकर उठाकर ले जाएं, कौन सी गलती पर उठाकर लेकर चले जाएं सिपाही, कौन सी गलती हमने कर दी ऐसी जो उठाकर ले जाओ, उसके बाद वो क्या यातनाएं देंगे, क्या पीड़ा देंगे, क्या कष्ट देंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, वो अलग। और जमींदारों के कारिंदों का भय, अब सबसे दूसरी बात कि जमींदार के जो कारिंद हैं, जरा से कुछ पता चल गया तो उसी के बारे में उसी की बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। और साहूकार का भय, बेकारी का और भुखमरी का भय जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी जी की शांति किंतु दृढ़ आवाज उठी, डरो मत। इतनी सारी चीजों के बीच अब सोच सकते हैं आप कि कैसे वो लोग उस टाइम पे जीवन जीते होंगे, कैसे वो लोग खाना खाते होंगे, कैसे वो रहते होंगे, कैसे वो किस तरह की परिस्थितियां होंगी उनकी। आप सोच कर देखिए जरा कि चारों तरफ भय, कैसा व्यापक दमनकारी, यानी कि आपको कुछ भी अपने मन से करने की छूट नहीं है, आप कुछ भी एक पत्ता भी अपने मन से नहीं हिला सकते हैं, पूरी तरह से आप दबे हुए हैं। दम घोटू भय, ऐसा भय यानी कि जो आपको हमेशा सताता है। सेना का भय, पुलिस का भय, दूर दूर तक फैले खुफिया विभाग का भय, अफसरों का भय, जमींदारों का भय, जमींदारों के कारिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी का भय, भुखमरी का भय। तो इतनी सारी चीजें हमेशा अपने आसपास खड़ी रहती थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उस टाइम पे उस व्यक्ति की कैसी मानसिक स्थिति रहती होगी, कैसी आर्थिक स्थिति रहती होगी, कैसे वो खाता होगा, कैसे पीता होगा, कैसे काम करता होगा। तो इस तरह से उसमें इन सब चीजों के खिलाफ ही गांधी जी की एक शांत जो आवाज उठी, उसका नाम था, शांत थी लेकिन दृढ़ थी, और उसका वो आवाज थी, डरो मत। तो इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उठ गया, पूरी तरह से नहीं लेकिन आश्चर्यजनक मात्रा में। तो देखिए वो एक क्रांति लेकर आए, और उस क्रांति से लोगों के ऊपर जो है, जो ये भय था, कैसा भय, ये जो साहूकार का भय था, ये जो जमींदारों का भय था, ये जो सेना का भय था, पुलिस का भय था, और खुफिया विभाग का भय था, ये एक तरह से काफी हद तक कम हो गया, यानी कि आश्चर्यजनक मात्रा में कम हो गया। यानी कि यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतना अच्छे से लोगों के अंदर से डर निकल जाएगा, क्योंकि भय का झूठ से नजदीक का संबंध होता है। भय का झूठ से नजदीक का संबंध होता है। जैसे जैसे झूठ लुक छिपकर काम करने की जरूरत कम होती है, जैसे झूठ और लुक छिपकर काम करने की जरूरत कम होती है, वैसे वैसे व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा, और यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। तो इस तरह से देखिए फिर उन्होंने क्या बताया कि गांधी जी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया, और कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल दिया। कुछ पर आंशिक प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव मिट गया, पर पूरी तरह से नहीं। अलग अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हुई, और हर आदमी के पास इस सवाल के अलग अलग जवाब थे। यानी कि गांधी जी पर किस तरह का प्रभाव पड़ा लोगों पर, वो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ पर बहुत, किसी का तो पूरा जीवन बदल गया, किसी के जीवन की पूरी बनावट बदल गई, किसी पर आंशिक प्रभाव पड़ा, किसी पर कर प्रभाव मिट गया। और इन सब चीजों पर लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी कि किस तरह का उनको भय था, किस तरह का उनको डर था, क्या चीजें उनके अंदर थी। तो इस सवाल का सबका जवाब इस सवाल में अलग अलग था। तो देखिए आपको पता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं राष्ट्रपिता? क्योंकि जो पिता होते हैं ना, देखिए माता जो होती हैं घर पर, वो क्या करती हैं, बच्चे के खाने पीने का, बच्चे के लालन पालन का, बच्चे के पोषण का ध्यान रखती है। लेकिन पिता हमेशा ध्यान रखता है कि बच्चे के सर के ऊपर छत होनी चाहिए, बच्चे के पास फीस होनी चाहिए स्कूल के लिए, तो इस तरह की चीजें। तो एक तरह से उन्होंने पूरा का पूरा जो ये प्रबंध है, यानी कि लोगों में इस तरह की चीजें की, एक पिता की तरह परिवार अपने देश को संभाला, तो इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अब देखिए गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने क्या कहा था कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो क्या थी, उतार पर थी अपने, ठीक है।
वो नीचे आ रही थी, उसका भी दमन हो रहा था, धीरे धीरे वो नीचे आ रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा था कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कैसे सक्रिय हुई। अब देखिए, सबसे मेन चीज होती है, अगर आपको किसी भी छोटी चीज को अगर आपने देश की आम जनता को अगर वो करना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले नियम बनाने होंगे। और नियम के लिए आपको क्या है, एक पूरा मैनेजमेंट तैयार करना होगा। तो यही सारी चीजें वहां पर थी कि जो एक मैनेजमेंट था वो सही नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वो भी उसके नीचे दब चुका था। तो इस तरह से अब गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया, और जिस कारण काफी सारी चीजें चेंज हुई। आप देखिए यहाँ पर कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उस एक संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया। जो उसका संविधान था, ठीक है ना, जो उसके नियम थे, उसके कानून थे, उनमें पूरी तरह से उन्होंने परिवर्तन ला दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने उन्हें क्या बनाया, लोकतांत्रिक। अब क्या होता है लोकतांत्रिक या क्या होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि गांधी जी ने जब पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश लिया, तो तत्काल उन्होंने उसके पूरे संविधान को पूरी तरह से बदल दिया। संविधान यानी कि उसके नियम बदल दिए, उसके कानून बदल दिए, सब कुछ पूरी तरह से बदल दिया और उसे लोकतांत्रिक बना दिया। लोकतांत्रिक यानी कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता का ही शासन होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो आएगा वो जनता से चुनकर आएगा। जनता के लिए हो, जनता का शासन होगा और जनता के लिए होगा, ठीक है ना। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, के द्वारा यानी कि जो वहां पर चुना जाएगा, जो वहां पर लोकतंत्र जो बैठेगा, उसे जनता ही चुनेगी, ठीक है। तो उन्होंने लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया और उसमें किसानों का प्रवेश किया। अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन में दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफी था। अब उसका खेतीहर चरित्र बढ़ने लगा। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अलग से संगठन के रूप में नहीं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो औद्योगिक मजदूर थे वो भी उसमें आए, लेकिन कैसे आए, एक व्यक्तिगत हैसियत के रूप में। जिसकी जितनी हैसियत थी वो उस हिसाब से वहां पर आया, अलग से संगठन के रूप में कोई नहीं आया। इस संगठन का लक्ष्य और आधार सक्रियता था। ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। अब तक जो विकल्प थे उनमें या तो केवल बातचीत करना, प्रस्ताव पारित करना था, अथवा हिंसक कार्यवाही करना। जो अब तक सक्रियता चल रही थी, अब तक जो चीजें चल रही थी, उनमें केवल दो ही विकल्प थे। जो पहला विकल्प था बातचीत करना, या फिर किसी भी तरह के प्रस्ताव को पारित करना, और या फिर हिंसक कार्यवाही करना, किसी के लिए जो नियम बनाए हैं उसके प्रति हिंसक कार्यवाही करना। तो इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया गया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई। तो आपने देखा होगा कि गांधी जी ने कहा है अहिंसा परम धर्म, ठीक है, अहिंसा ही परम धर्म है। वो अहिंसा के पुजारी थे। आपने देखा होगा जब गांधी जी के बारे में हम निबंध लिखते थे ना छोटी क्लास में, तो हम क्या कहते थे कि गांधी जी क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते थे कि किसी से भी हिंसा नहीं करनी। अगर आपको कोई गाल पे एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए कि चलिए कोई बात नहीं, इधर भी मार लीजिए, ठीक है ना। तो वो अहिंसावादी थे। वो बिल्कुल भी किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना इस तरह से पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो ये चीजें थी इनको सब पूरी तरह से बदल दिया, और उन्होंने इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया और हिंसा की विशेष रूप से उन्होंने निंदा की। क्योंकि जितना अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किया था, प्रताड़नाएं दी थी, बहुत सारी चीजें जो की थी, उसके लिए उन्होंने ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कानून उस टाइम पे बनाया, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ थे। उस टाइम पे जो नियम बने थे वो कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ थे। कि कांग्रेस की जो मूल नीति थी ना उस टाइम पे, जैसे नियम थे, तो उनके खिलाफ थे। वो काम करने का एक नया तरीका उन्होंने निकाला जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीका था। लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। यानी कि जो बात गलत है,
अगर आप कोई गलत बात कह रहे हैं तो उसके आगे फिर हम सर नहीं झुकाएंगे, यानी कि उसका फिर हम विरोध करेंगे। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार किए। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे, यानी कि वो गतिशील ऊर्जा से भरे हुए थे, यानी कि जो हमेशा किसी न किसी काम को करते हैं और सक्रिय हमेशा रहते हैं। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी और ऐसी बात के सामने सिर झुकाया कि जिसे वे बुरा समझते थे, यानी कि कभी ना तो उन्होंने अपने भाग्य से हार मानी और ना ही कभी ऐसी बात पर उन्होंने सिर झुकाया जिसे वे बुरा मानते थे। और उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, गर्चे वे ऐसे शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। सक्रियता का आवाहन दोहरा था। ये सक्रियता का जो आवाहन था ये दोहरा था। आप देखिए यहाँ पे क्या बताया कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही, यानी कि दो तरह की सक्रियता थी उनमें, दोहरी सक्रियता थी। ठीक है, का आवाहन दोहरा था। कैसा दोहरा था कि एक तो थी उनका जो उनके जो शासन है, वो शासन जो हमें चुनौतियां देता है उसका मुकाबला करने की, यानी कि जो आपने हमें चुनौतियां दी हैं उनका हम किस तरह से मुकाबला करेंगे। और दूसरा, अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता। अब ऐसा भी नहीं था कि केवल ब्रिटिश शासन ही हमारे देश पर अत्याचार करता था, खुद बहुत सारी जो कुरीतियां भी थी, बहुत सारी जो रूढ़िवादी चीजें थी उनसे भी लड़ना था और उन बुराइयों के जो सामाजिक बुराइयां थी उनसे भी लड़ना था, तो उसमें भी सक्रियता थी, यानी कि दोहरी सक्रियता उस टाइम पर उन्होंने दिखाई। कांग्रेस के मुख्य आधार थे, कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की संख्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ साथ छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना। तो देखिए इतनी सारी चीजें छोटी छोटी जो समाज से रिलेटेड, जैसे कांग्रेस के मुख्य आधार वो थे जिनमें अल्पसंख्यक लोग जो है उनकी समस्याओं को हल करना और जो आपके दलित जातियां हैं उनको ऊपर उठाना, और ये छुआछूत संबंधित जो एक तरह से उस टाइम पे अभिशाप एक तरह से था लोगों के बीच, तो उसको खत्म करना शामिल था। तो इस तरह से देखिए काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। आगे से कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों से, यानी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ कैसे गांधी जी ने जो है अपनी चीजें उन्होंने त्याग की। तो गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट पहुंचाई। अब देखिए बुनियादें क्या थी, अंग्रेजी शासन की बुनियाद ही यही थी कि यहाँ के लोगों को और ज्यादा उनका दमन किया जाए, उन्हें दबाया जाए, अपने तरीके के नियम बनाए जाए, अपने रूल बनाए जाए और उन पर कानून उन पर एक तरह से अमल किया जाए और उनको एक तरह से ये सारा कानून दिखाया जाए। तो उनकी बुनियादों पर चोट की, यानी कि जो उनकी बुनियादें थी जिससे वो यहाँ पर सब कुछ किया करते थे उस पर चोट की। और उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए, गर्चे कम लोगों ने खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए गए इन खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई। तो देखिए जो अंग्रेजों ने खिताब दिए थे, अंग्रेजों ने प्राइज दिया था, अंग्रेजों ने किसी चीज का एक पद दिया था, तो उसको उन्होंने कहा उसे छोड़ देना चाहिए। तो बहुत ही कम लोगों ने खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए गए खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई। फिर अब जब खिताब छोड़े गए, जब उनको दी गए खिताब छोड़े गए, तो उस टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा दिए गए, क्योंकि उस टाइम पे अगर किसी को अंग्रेज कोई इनाम दे रहा है, कोई चीज अगर दे रहा है तो फिर ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब जब वो खिताब लौटाए गए तो जो आम जनता थी उनके मन में उन खिताबों की कोई इज्जत नहीं रही, सारी इज्जत समाप्त हो गई और ये पतन के प्रतीक बन गए, यानी कि अब अंग्रेजों का धीरे धीरे पतन हो रहा था। नए मापदंड और मूल्य स्थापित हुए। वायसराय के दरबार में और रजवाड़ों की शान शौकत जो इतने अधिक प्रभावित करती थी, बेहद उपहासास्पद और अभद्र और शर्मनाक लगने लगी, क्योंकि वह आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी।
धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर उनमें बहुतों ने सदा रहन सहन अपना लिया, सादा रहन सहन अपना लिया। वेशभूषा उनमें मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया। तो इस तरह से जो राजा के जो दरबार थे, जो वायसराय थे के दरबार, रजवाड़ों के दरबार, वहां पर क्या हुआ कि जो शान और शौकत थी वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। बेहद बहुत ही उपहासास्पद लगती थी, यानी कि ऐसा लगता था कि क्या कपड़े पहन के घूम रहे हैं ये, बिल्कुल, और शर्मनाक लगने लगी थी, क्योंकि आम जनता के कष्टों से घिरी हुई थी। अब देखिए, एक राजा जो है वो सोने का क्राउन पहनकर, सोने का ताज पहनकर घूमेगा, जड़ाऊ वस्त्र पहनकर घूमेगा और एक तरह से पूरे ठाट बाट से चलेगा। तो ये एक तरह से जो आम जनता है, आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं, जो राजा है, उसका काम है प्रजा का पालन करना, प्रजा का पोषण करना, प्रजा को एक तरह से जब प्रजा का बुरा समय चल रहा है उस टाइम पे उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना। तो ऐसा एक तरह से नहीं हुआ था। धनी लोगों ने भी अब धीरे धीरे जो है कम से कम ऊपरी तौर पर उनमें से बहुतों ने सादा जीवन अपना लिया था, और वेशभूषा में अब कोई भी अंतर नहीं रह गया था कि कौन गरीब है कौन अमीर है। कांग्रेस के पुराने नेता, जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जो एक अलग और ज्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले बढ़े थे, इन तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई। अब देखिए, क्योंकि जो इस तरीके के आम चीजें नहीं करते थे, कभी भी उन्होंने बहुत ही सरल अपना साधारण व्यक्तित्व नहीं रखा, तो ऐसे में जो एक तरह से निष्क्रिय परंपरा में पले हुए थे, जो निष्क्रिय थे, कोई भी आवाज नहीं उठाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, उन नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके, उनसे वो नए तौर तरीके आसानी से नहीं अपनाए गए और आम जनता की इस उठान पर अब उन्हें परेशानी होने लगी कि आम जनता ये सब कर रही है, इस चीज पर उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही उस टाइम पे, ये जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी उसका नशा दूर तक भर गया। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निर्वृत्त मार्गी है, पर गांधी जी इस निर्वृत्त मार्गी के एकदम विपरीत थे। भारतीय जनता के निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। यानी कि भारत के लोगों के अंदर एक उत्साह, एक जोश जगाना, एक स्वतंत्रता की अलख जगाने का काम जितना उन्होंने किया, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। उन्होंने हमें गांवों की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि उन्होंने हमें गांवों की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने की अनगिनत दूतों की गतिविधियों से, जो कर्म का संदेश कि कर्म करो, आप कर्म करो, तो कर्म का ये संदेश लेकर गांव की ओर जाते हुए अनगिनत जो दूतों की गतिविधियों से जो देहात क्षेत्र था, जो ग्रामीण क्षेत्र था, वहां पर चहल पहल मच गई। किसान को झकझोर गया, किसानों को झकझोरा गया, उठो भाई, अपने लिए आवाज उठाओ, ऐसे दबकर नहीं रहा जा सकता, ऐसे नहीं कुचला जा सकता, अपने लिए आवाज उठाओ, कर्म करो, निष्क्रिय मत रहो, ठीक है। तो उसको झकझोरा गया। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीणों को उसकी कच्ची झोपड़ी में, क्योंकि जो लोग गए हुए थे उन पर प्रभाव दूसरा था, ठीक है, उनकी परिस्थितियां दूसरी थी, वो उनके रहन खाना दूसरा था, उनका पहनना ओढ़ना दूसरा था और सब कुछ अलग था। लेकिन वो कहते हैं, हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार किसी ग्रामीण को उसकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ, जो हमेशा उसका पीछा करती है, चिपटे हुए देखा। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। यानी कि जो देखिए, यात्रा जो है इंसान को काफी कुछ सिखाती है, जो आपका अपना अनुभव होता है
किसी भी जगह के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ने से ज्यादा अगर आप उससे मिल लो या उस जगह पर चले जाओ तो ज्यादा आप अनुभव कर सकते हैं, ज्यादा आप सीख सकते हैं, क्योंकि वो आप आंखों से भी देख रहे हैं, वहां पर आपकी पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं, आप आंखों से देख रहे हैं, आप कानों से सुन रहे हैं, आप दिमाग आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भावनात्मक अनुभव हमें पहले हो चुके थे उन्हें बल मिला। इन लोगों के प्रति जो भावनात्मक अनुभव लेखक कहते हैं हमें हो चुके थे, उनको बल मिला, उनको एक तरह से सपोर्ट मिला, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत ही सख्त थे। आर्थिक मामले, सामाजिक मामले और जो दूसरे मामले हैं वहां पर गांधी जी के विचार बहुत ही सख्त थे। इन्होंने सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप लोग कांग्रेस में मिलो, या कांग्रेस में ऐसे किसी को भी लादने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की कोशिश की। तो देखिए आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने अपने इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ ली हैं, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से गांधी जी ने अपना जो जीवन का एक तरह से पूर्ण योगदान जो है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लगाया, अपने देश की जनता के लिए लगाया, अपने देश के जो किसानों के लिए लगाया। तो इसमें आगे भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर शेष हैं। अगर आप चाहें तो इस चैप्टर को घर पर एक बार पढ़ें, रिवाइज करें, और बाकी का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।